हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशा शर्मा। आज हम चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो है उनको कैसे हम बनाते हैं। अब कोलॉइडल कणों का एक गुण होता है कि ये सदैव आवेशित होते हैं, हमेशा ये चार्ज होते हैं। तो कोलॉइडल कण जो हैं उनका या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन एक सॉल्यूशन में कोलॉइडी जो पार्टिकल्स हैं उन पर आवेश जो है वो सेम होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड है, तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कोलॉइड्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से जो आर्सेनस सल्फाइड है उसके सोल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जो कोलॉइड है वो टोटली एक ही उसमें चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो कोलॉइडी कण हैं उस पर आवेश की जो उपस्थिति है या आवेश का जो प्रकार है वैद्युत कण संचलन द्वारा प्रायोगिक रूप से ज्ञात करते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे हम जो चार्ज है वो हमें पता चलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जैसे भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो कैथोड के ऊपर और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एनोड की ओर जाएंगे। और इस तरह से हम पता चला सकते हैं कि जो हमारा कोलॉइड है उस पर किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब बात ये आती है कि जो चार्ज है कोलॉइडी पार्टिकल्स पर वो किस कारण से हो सकता है। तो कुछ संभावित कारण हैं जिसकी वजह से ये चार्ज हो सकता है। कौन कौन से कारण हैं? पहला तो ये कि जैसे जिन कोलॉइडी सॉल्यूशंस को हम मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड से बनाते हैं, यानी कि जो कोलॉइडल मिल है उसके अंदर हम पीस करके जो बनाते हैं, तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है, जो डिस्क जो है मेटल की डिस्क ऑपोजिट साइड्स में घूमती हैं और उसके अंदर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन हम उससे प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप जब ये हम प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब हम जो सस्पेंशन है उसको उस कोलॉइडल मिल में डाल करके बनाते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन के कारण चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स पर आ जाता है। दूसरा मेथड था कि हम कोलॉइडी सॉल्यूशंस को ब्रैडिग आर्क मेथड से बनाते हैं। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अंदर वो ले लेंगे तो उसके कारण भी कोलॉइड्स के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, ये आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर और आयनायंस बनाते हैं, जो कि आपको पता है जिन्हें हम माइसिल्स कहते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके कारण चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स पे पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की जो है वो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड जीटा पोटेंशियल। विद्युत द्विस्तर और जीटा विभव ये क्या होता है? कुछ कोलॉइडी पार्टिकल्स सेम आयंस को एड्जॉर्ब करके आवेशित हो जाते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो कोलॉइडी विलयन बनाने में जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसी के कारण से कोलॉइडी पार्टिकल्स या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। वो उसको एड्जॉर्ब करते हैं, अधिशोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं या वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो जो कोलॉइडी पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक लेयर तो एड्जॉर्ब आयंस की होती है जिसे हम फिक्स लेयर कहते हैं या स्थायी परत कहते हैं, जबकि दूसरी परत विपरीत आवेशित कणों की होती है जो कि मीडियम में डिफ्यूज रहती है और उसे हम डिफ्यूज लेयर कहते हैं। ये देखिए इसके अंदर दिख रहा है आपको। और जो जैसे ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में और ज़्यादा क्लियर है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए दो लेयर्स बनी हुई हैं। एक तो होती है फिक्स लेयर होती है और दूसरी होती है डिफ्यूज लेयर। और जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये देखिए ये दोनों जो लेयर्स हैं इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ये देखिए एक तो ये लेयर है और ये दूसरी ये है ना। ये अंदर वाली तो क्या कहलाती है, फिक्स लेयर, बाहर वाली कहलाती है डिफ्यूज लेयर। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं इसको। इसके अंदर हम अलग अलग एग्जांपल्स के भी दे सकते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है,
इस तरह से हम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स या स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, यानी कोलॉइडों का स्थायित्व। कोलॉइडी सॉल्यूशंस में समस्त जो कोलॉइडी कण होते हैं उसके ऊपर हमने भी देखा कि एक सेम चार्ज होता है। इस समान विद्युत आवेश के कारण कोलॉइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल होने के कारण वे सेपरेटेड रहते हैं और मिल करके बड़े कण नहीं बना पाते हैं। यदि इन कोलॉइडों के स्थायित्व या स्टेबिलिटी का कारण है। तो जो कोलॉइड्स की जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक मेन रीज़न है, इसी के कारण ये स्टेबल होते हैं। या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और सेम चार्ज होता है तो सेम चार्ज हमें पता है वो रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, तो इसलिए वो आपस में इकट्ठे नहीं होते हैं और वो स्टेबल रहते हैं। यदि अब किसी प्रोसेस के द्वारा हम इन कणों पर जो उपस्थित चार्ज है उसको अगर हम समाप्त कर दें, ख़त्म कर दें, तो जो कोलॉइडी विलयन हैं इनका जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व बहुत कम हो जाता है। यह प्रक्रिया कणों पर से आवेश समाप्त होने से विभिन्न कणों के परस्पर संयोजन से प्राप्त होती है। अब ये है कि बाय एनी मीन्स इफ द चार्ज ऑन द कोलॉइड इज न्यूट्रलाइज्ड देन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स बिकम वेरी लेस एंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स में गेट एसोसिएटेड। तो अब किससे हम इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे एक होता है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण। इसकी सहायता से हम इसको कोलॉइडल पार्टिकल के जो चार्जेस हैं उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो क्या होएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों तरह के हमारे पास में आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस हैं। तो क्या होएगा कि जब कोलॉइडी कण जो हैं ये आवेश इसका उदासीन हो जाए किसी भी कारण से, यानी कि अगर जो कोलॉइडी पार्टिकल्स उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, और रिपल्सिव फोर्स जो है उसको अगर हम किसी भी मेथड से उसको न्यूट्रलाइज कर दें तो क्या होएगा कि ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर के और ये सस्पेंशन के साइज़ के हो जाएंगे। और ये क्या होगा कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएंगे, कोर्स पार्टिकल्स बनाएंगे और ये सेटल हो जाएंगे। तो द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन एंड द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज नोन एज कोगुलेट। यानी कि कोलॉइडी कणों का अवक्षेपण ही स्कंदन या ऊर्णन कहलाता है तथा प्राप्त अवक्षेप को हम स्कंद कहते हैं। साधारणतः जो स्कंदन है या प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन इट टेक्स प्लेस बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज कोलॉइडल पार्टिकल्स absorb the positively charged particles and are neutralized and they get precipitated। क्योंकि कोलॉइडी कण विपरीत आवेशी कणों का अवशोषण कर उदासीन होते हैं इसलिए वे अवक्षेपित हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन आर एडेड टू अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन अ शॉर्ट टाइम। पार्टिकल्स जो आर्सेनिक सल्फाइड के हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं और वो सेपरेटेड रहते हैं ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस। जब हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं आर्सेनिक सल्फाइड के वो क्या करेंगे, बेरियम प्लस Ba+2 आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जो न्यूट्रल आर्सेनिक सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं आपस में मिल करके और सेटल हो जाते हैं बॉटम के अंदर। इसी तरह से जो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है फेरस हाइड्रोक्साइड का, उसको हम क्लोराइड आयंस या सल्फेट आयंस के द्वारा कोगुलेट कर सकते हैं। अब जो कोगुलेशन है कोलॉइडल सोल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ colloid. Lyophilic colloids they cannot be precipitated easily even on addition of large quantities of electrolyte, while lyophobic colloids can be coagulated immediately even by a small quantity of electrolyte. ये बेसिक डिफरेंस होता है। जब हमने डिफरेंसेस पढ़े थे लायोफिलिक कोलॉइड और लायोफोबिक कोलॉइड के बीच में, तब उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट से आसानी से कोगुलेट या प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, जबकि लायोफोबिक जो हैं वो आसानी से कोगुलेट हो जाते हैं।
नाउ कोगुलेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड्स। अगर मान लीजिए दो ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव कोलॉइड है, जैसे हम फेरस हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का ले सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज है दोनों। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशंस को अगर हम मिक्स कर दें तो भी क्या होएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कोलॉइड्स हमने मिलाए हैं, तो क्या होगा, वो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, पार्टिकल्स क्लस्टर बनाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल कोगुलेशन, या इसे पारंपरिक स्कंदन कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका आर्सेनिक सल्फाइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडल विलयनों को मिलाने पर दोनों का स्कंदन हो जाता है। अब हम बात करते हैं हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ की। अब देखिए जो हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ है, हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ क्या कहता है कि द कोगुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन आयन for an oppositely charged colloidal particle increases with increase in its valency। किसी आयन का विपरीत आवेशी परिक्षिप्त प्रावस्था पर स्कंदनकारी प्रभाव उसकी संयोजकता बढ़ने पर बढ़ जाता है। यानी कि किसी सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी अधिक उसकी स्कंदन क्रियाशीलता होगी। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टिव आयन टू कोगुलेट अ कोलॉइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स वैलेंसी। यानी कि जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ेगी कोगुलेटिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता रखा है। जैसे एल्यूमिनियम है, अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड कौन सा है हमारा, आर्सेनिक सल्फाइड का, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किससे कोगुलेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो जैसे 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 वैलेंसी बढ़ती है वैसे वैसे कोगुलेटिंग पावर बढ़ती है। ये हार्डी-शुल्ट्ज़ का लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके अंदर आपको कितनी बार ये ऑर्डर पूछा जाता है कि कोगुलेटिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का आपको पूछा जाता है। तो जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती है, जैसे देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, बेरियम की 2 होती है और सोडियम की 1 होती है। तो सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी एल्यूमिनियम की, उसके बाद में बेरियम की और उसके बाद में सोडियम की होगी। इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज के अंदर जो ये फेरोसाइनाइड है इसकी 4 है, फॉस्फेट की 3 और सल्फेट की 2 है। तो इस ऑर्डर के अंदर ये बढ़ता है और क्लोराइड की 1 है। तो जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती है कोगुलेटिंग पावर जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। हार्डी-शुल्ट्ज़ लॉ जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो ये जो है ये पूछा जाता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेटिंग पावर है वो बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड्स की, रक्षण या रक्षी क्रिया। अब रक्षण या रक्षी क्रिया क्या होता है, यदि किसी द्रव स्नेही कोलॉइड को किसी द्रव विरोधी कोलॉइड में मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलॉइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। यानी कि अगर लायोफिलिक कोलॉइड जो है अगर हम उसको लायोफोबिक कोलॉइड में मिला दें तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसका कोगुलेशन नहीं होता है, स्कंदन नहीं होता है। तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स की जो ये प्रॉपर्टी है जिससे कि लायोफोबिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसे हम रक्षण गुण कहते हैं या प्रोटेक्टिव एक्शन कहते हैं। और ये जो कोलॉइड्स हैं ये कहलाते हैं रक्षी कोलॉइड या इसको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि गोल्ड का जो सोल है ये क्या है, द्रव विरोधी यानी कि लायोफोबिक है, इसमें अगर थोड़ा सा जिलेटिन यानी कि लायोफिलिक कोलॉइड मिला दें तो NaCl द्वारा गोल्ड सोल का कोगुलेशन नहीं किया जा सकता। तो अगर इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू अ लायोफोबिक कोलॉइड इन advance, then they are protected against coagulation and become more stable. This process is known as protective action. In this process, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सोल पार्टिकल है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड को और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये देखिए हमारा ये लायोफोबिक कोलॉइड है और जब लायोफिलिक कोलॉइड डालते हैं लायोफोबिक में तो जो लायोफिलिक पार्टिकल्स हैं ये देखिए ऊपर एब्जॉर्ब हो गए हैं, ये ऊपर लग गए हैं, चिपक गए हैं, तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है अब ये कोगुलेंट आयंस को प्रिवेंट करती है इसको कोगुलेट करने से। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो सोल है आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होता है और ये प्रोटेक्टेड होता है टुवर्ड्स कोगुलेशन। अब इसमें देखिए जो कोगुलेशन जो प्रोटेक्टिंग पावर है
वो क्या होती है, हर एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की अलग अलग होती है। तो सिग्मोंडी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्ड नंबर यूज़ किया था, जो कि प्रोटेक्टिव एक्शन को या प्रोटेक्टिव कोलॉइड के बारे में बताता है कि तो गोल्ड नंबर जो है वो क्या होता है। तो गोल्ड नंबर इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड दैट इज़ लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीग्राम्स विच इज़ सफिशिएंट टू प्रिवेंट which is sufficient to protect 10 ml standard gold sol from coagulation by 1 ml of 10% solution of NaCl. विद्युत अपघट सिग्मोंडी ने स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या का उपयोग किया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि जो स्वर्णांक है या गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या किसी रक्षी कोलॉइड यानी कि जो द्रव स्नेही कोलॉइड है उसकी मिलीग्रामों में वह न्यूनतम मात्रा है जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन के 1 मिलीलीटर आयतन को 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड सोल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त है। यानी कि ये स्कंदन से रक्षित होता है। गोल्ड सोल का जो रंग होता है वो लाल होता है और स्कंदन के पश्चात या कोगुलेशन के बाद में ये ब्लू हो जाता है। यानी कि रेड टू ब्लू का जो कन्वर्जन है उसको ये रोकता है। तो दैट इज़ नोन एज गोल्ड नंबर। अब जैसे देखिए, गोल्ड नंबर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी जो कोगुलेटिंग पावर है वो ज़्यादा है। अगर गोल्ड नंबर किसी सब्सटेंस का कम है तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर हाई है। जैसे कि जिलेटिन जो है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है 0.005 से 0.01, एल्ब्यूमिन का होता है 0.15 से 0.25 के बीच में। तो जिलेटिन जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, जबकि स्टार्च जो है जिसकी वैल्यू 20 to 25 के बीच में होती है, गोल्ड नंबर इसका 20 से 25 के बीच में है। तो जो सब्सटेंस जिसका गोल्ड नंबर कम है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा होती है। तो जिलेटिन चूँकि इसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे कम है इसलिए बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिंग कोलॉइड है, जबकि स्टार्च जो है वो लो ग्रेड प्रोटेक्टिंग कोलॉइड है क्योंकि इसका जो गोल्ड नंबर है वो 20 से 25 के बीच में होता है। आपको अगर ध्यान हो, जिलेटिन जो है उसको हम यूज़ करते हैं आइसक्रीम के अंदर टू प्रोटेक्ट द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ आइस फ्रॉम कोआगुलेटिंग। तो इस प्रकार से हम गोल्ड नंबर की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना अच्छा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन होएगा। इसी तरह से जो ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन भी क्या है, प्रोटेक्टिव एक्शन, ब्लड प्रोटीन हैज़ प्रोटेक्टिव एक्शन, हैंस इट कैन प्रोटेक्ट many suspended substances which is not possible in blood serum. Fountain pen की ink contains protecting substance which protects the ink and pen from clogging. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गोल्ड नंबर है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव एक्शन के बारे में बताता है, डिसाइड करता है कि जिसकी सब्सटेंस की प्रोटेक्टिंग गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होएगी उसका प्रोटेक्टिंग एक्शन ज़्यादा होगा, अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होएगी तो प्रोटेक्टिंग एक्शन कम होगा। तो यहाँ पर हम इसका जो ये स्टेबिलिटी और चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स ये यहाँ पे ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एमल्शंस या लिक्विड इन लिक्विड सोल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।